पॉलिटिक्स वाला के साथ आज हम ग्रे स्टोरीज के नए एपिसोड में बात करते हैं एक गुलाम की, जो दुनिया के सबसे बड़े शाही खानदान के लिए आंख का कांटा बन गया। मैं हूं आदित्य पांडे और आपका स्वागत है ग्रे स्टोरीज के इस नए अंक में। आपने रंक से राजा की हैसियत पाने वालों की कहानियां सुनी होंगी और राजा की हैसियत से शून्य हो जाने वालों की भी, लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति ने एक ही जिंदगी में ये दोनों पड़ाव देखे हों तो उसका नाम अब्दुल ही हो सकता है। शुरू करते हैं आगरा की एक गुमनाम सी कब्र के जिक्र के साथ, क्योंकि आगरा में वो मशहूर कब्र भी है जिस पर ताजमहल तामीर हो, यानी मुमताज महल की। लेकिन एक ऐसी कब्र भी आगरा में है जिसमें दफन शख्स के राज यदि आज खुल जाए तो भी हलचल मच जाए। जिस राजगद्दी पर उसका प्रभाव रहा वह भी ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि किसी जमाने में उस राजगद्दी के बारे में कहा जाता था कि इस राज में सूर्य कभी नहीं डूबता, यानी कोई ना कोई देश तो ऐसा होता ही जहां सूरज चमक रहा हो तो वहां ब्रिटेन का झंडा सिर उठाए खड़ा रहता और वहां महारानी विक्टोरिया का सिक्का चल रहा होता। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला कही जाने वाली महारानी को भारत से 2 गुलाम बतौर भेंट पहुंचाए गए थे। इनमें से दूसरा कौन था उसका तो नाम भी शायद दुनिया को नहीं पता, लेकिन दूसरे गुलाम ने कुछ ऐसा जादू किया कि दरबारियों को लगने लगा असली सत्ता तो उसी के हाथ लग गई है। महारानी तो गुलाम की भी गुलाम। ऐसा सिर्फ दरबारियों को लगता हो ऐसा भी नहीं, पूरा शाही खानदान इस बात से परेशान था कि आखिर इस गुलाम को सत्ता की इस पकड़ से दूर कैसे किया जाए। यह दौर 1-2 साल नहीं बल्कि 1 दशक से ज्यादा चला और इस दौरान ब्रिटेन की दुनिया पर राज करने वाली सत्ता के पहरुए कसमसाते रहे, साजिशें करते रहे और हर वह कोशिशें करते रहे जिससे अब्दुल राजशाही से बाहर हुए। लेकिन यदि महारानी किसी को संरक्षण दे रही हैं तो ये कोशिशें बेकार होनी थी। यह बात अलग है कि जब महारानी विक्टोरिया नहीं रही तो उनकी अंतिम विदाई से भी पहले अब्दुल को विदाई दी गई, उसके कमरे पर छापे मारे गए, उसके पास से सारी चीजें जब्त कर ली गई और खुद शाही परिवार ने अपनी निगरानी में हर उस चीज को नष्ट कराया जो अब्दुल और महारानी के बीच पनपे भरोसे या कहें गुलाम की गुलामी का ठोस दस्तावेज हो सकते थे। बात 1887 के आसपास की है। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन पर ही नहीं उस गद्दी से दुनिया के कई देशों पर राज कर रही थी और इन देशों में भारत भी था। स्वर्ण जयंती समारोह के लिए तैयारियां हो रही थी, भारत से भी नजराने भेजे जाने थे, लिहाजा कई बाकी भेंट के साथ 2 युवक भी बतौर गुलाम ब्रिटेन के शाही दरबार में भेजे गए। इनमें से एक का तो इतिहास किसी को नहीं पता, क्योंकि वह आखिर तक गुलाम ही रहा और गुलामों के इतिहास कम ही देखे जाते हैं। लेकिन दूसरा युवक आज भी महारानी विक्टोरिया का नाम आते ही उसका नाम साथ में ही जुबान पर चला आता है। नाम था अब्दुल करीम। ब्रिटिश दरबार में प्रवेश के समय वह एक गुलाम था, लेकिन महारानी को उसमें कुछ खास लगा। पहले ही दिन उसे जेल का क्लर्क बना दिया गया। धीरे धीरे वह महारानी के खास मुंशी तक के पद पर पहुंचा और महारानी जिन मामलों में अपने परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं करती थी उन पर मुंशी जी की राय अंतिम होने लगी। इस असाधारण रिश्ते की सच्ची कहानी को लेखिका श्रावणी बसु ने 2010 में अपनी किताब विक्टोरिया एंड अब्दुल द ट्रू स्टोरी ऑफ क्वींस क्लोजेट कॉन्फिडेंट में लिखा और 2017 में इस पर फिल्म भी बनी। नाम वही रखा गया, विक्टोरिया एंड अब्दुल। अब्दुल करीम 1863 में आगरा में जन्मा और कुछ ऐसा हुआ कि महारानी विक्टोरिया की सेवा में भेजे जाने के लिए अब्दुल चुना गया। 24 साल का युवा अब्दुल जब इंग्लैंड पहुंचा तो उसे खुद नहीं पता था कि उसके लिए कौन सा भविष्य इंतजार कर रहा है। 1887 में वह जेल की नौकरी से महारानी के मुख्य वेटर के लिए बतौर चुन लिया गया और उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने महारानी को इतना लुभाया कि वो लगातार उससे बात करने की राहें तलाशने लगी। अपने गुलाम देश भारत के बारे में महारानी को काफी कम जानकारी थी और अब्दुल जब ये जानकारियां देता तो महारानी
विशेष प्रसन्न, इसलिए जल्द ही अब्दुल मुंशी के दर्जे तक पहुंचे और काफी हद तक उसका काम महारानी को न सिर्फ भारत के बारे में बताना था, बल्कि स्वादिष्ट खाने का इंतजाम करना भी था और कुछ मामलों में तो महारानी को पढ़ाना भी था, खासकर उर्दू और इस्लाम की शिक्षा। यह रिश्ता भावना के स्तर पर भी बढ़ रहा था। महारानी के लिए बतौर भेंट आए अब्दुल का घर अब महारानी की दी हुई भेंटों से भरने लगा, तो उसे नियम तोड़कर महल में ही रहने की अनुमति दे दी गई। अब्दुल को भारत आने के लिए छुट्टियां खुद महारानी तय करती थी, लेकिन जब उनसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती तो वो निजी पत्र लिखकर अब्दुल तक पहुंचाती। व्यक्तिगत पत्र लिखते हुए महारानी के शब्द होते, माय डियर मुंशी। दरबारियों और राज परिवार को ऐसे शब्द खटकते थे और दरबार में विद्रोह तक के हालात खड़े हो गए। मुंशीमेनिया दरबार का सामान्य शब्द माना जाने लगा, लेकिन महारानी को कोई फर्क नहीं हुआ। जहां जहां विक्टोरिया दौरा करती अब्दुल साथ होता, चाहे वह स्कॉटलैंड का बालमोरल कैसल हो, आयरलैंड का डबलिन या इटली और रोम की यात्रा। भारत में उसके परिवार को जमीनें दी गई और उसकी मां को इंग्लैंड बुलाकर शाही अंदाज में महारानी ने खुद सेवा की। इस बात से शाही परिवार में हंगामा होना ही था, सो हुआ। दरबारी और खुद महारानी का परिवार अब्दुल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करता और महारानी की सत्ता उसे हर बार नाकाम करती। हर बार अब्दुल का रुतबा बढ़ता जाता। 1901 में महारानी विक्टोरिया का निधन हो गया, तो नए राजा एडवर्ड सप्तम ने अब्दुल को महल से बेदखल करने का आदेश दिया। उसके पास से हर पत्र, हर सामान छीन लिया गया और उसे भारत वापस भेज दिया गया। दरबार के कई लोगों की तो इच्छा थी कि उसे मार ही दिया जाए, लेकिन गनीमत यह थी कि उसकी जान बच गई। आगरा में उसकी वापसी आसान नहीं थी, क्योंकि उसका कोई अपना बचा नहीं था। गुलाम से नवाबों की सी हैसियत हुई और अब अब्दुल फिर शून्य पर था। डिप्रेशन में जाने के बाद वह कभी उससे उबर नहीं सका और महारानी की मौत के महज 8 साल में ही वह चल बसा। 1909 में जब वह मरा तो उसकी उम्र सिर्फ 46 साल थी। आगरा में उसकी कब्र तलाशने पर भी मिलना आज मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड के ऑसबॉर्न हाउस में लगे चित्र में अब्दुल करीम को पूरे शाही ठाट-बाट के साथ देखा जा सकता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, रॉयल आर्काइव्स और बमुश्किल बचे अब्दुल के कुछ निजी दस्तावेज बताते हैं कि 5 दशक से भी कम समय में एक युवक ने महारानी के कितने रंग देख लिए, जिसमें महारानी से अंतरंगता तक शामिल है। यह थी आज की ग्रेट स्टोरी। अगले अंक में फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।